Hello and welcome everyone to chemistry classes. So in this video I will be moving ahead with chemical kinetics. तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ स्टार्ट किया था और उसमें हमने मेन डिस्कशन जो किया था वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के रिगार्डिंग किया था। अभी इस वीडियो में हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ में ही जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको बेसिक तो समझ आया ही होगा कि हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्यों पढ़ना है, क्या इससे हमको मदद मिलती है। तो ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में प्रोसीड किया था ऐसे ही हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में प्रोसीड करेंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आपने देखा होगा, जो हम ये जीरो और फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं तो रेट लॉ में कहाँ रिफ्लेक्ट होता है, आपको ये बात अभी तक समझ आ गई होगी। तो हम सपोज एक रिएक्शन की बात करते हैं, सपोज ए गिविंग प्रोडक्ट्स। तो हमको क्या पता है, जो इसका रेट है दैट कैन बी रिटन एज माइनस डी बाई डी टी। आप अपने रेट को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रेट लॉ हमें क्या बोलता है कि रेट लॉ के अकॉर्डिंग योर रेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आर इक्वल के रिएक्टेंट टू द पावर ऑर्डर। तो आप देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे r इक्वल के a टू द पावर जीरो आपको लिखना होगा, क्योंकि आप पे आपका रिएक्टेंट a है और आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, योर रेट इज इक्वल्स टू k। मतलब यहाँ पे आपका जो रेट है दैट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट ओनली। और हमने क्या बात की थी, जो हमारे assumptions थे वो यहाँ पे भी चले गए। और हमने क्या बात की थी कि जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो हमारा सिर्फ टेम्परेचर के साथ ही हम मानते हैं कि चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर आपका रेट कांस्टेंट के इक्वल है तो इसका मतलब है दैट योर रेट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी थी तो हमने क्या देखा था कि R इक्वल के a टू द पावर 1 था। तो जो आपका रेट था वो आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपका जो रेट है वो इंडिपेंडेंट है। मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ भी हो, आपका रेट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो अब हम जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर में प्रोसीड किया था ऐसे ही हम इसमें भी प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि इसका हमको कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में क्या और कैसे रिलेशन मिलता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के। तो डी ए इज इक्वल माइनस के डी टी। अब हमको इंटीग्रेट करना है, तो जब आप दोनों साइड्स इंटीग्रेट करेंगे तो लास्ट टाइम हमने कैसे किया था, यहाँ पे आपका क्या है वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं ए इनिशियल टू फाइनल इक्वल माइनस के। आपका कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे भी 1 ही है, तो 1 का आएगा आपका टी, क्योंकि dt के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इनिशियल और फाइनल। तो ये आपका बनेगा। फिर इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a फाइनल माइनस a इनिशियल इक्वल माइनस k, और ऐसे ही आपका t फाइनल माइनस t इनिशियल। अब जब आपने रिएक्शन की शुरू किया है तो उस समय जो आपकी कंसंट्रेशन है दैट इज a नोट। a नोट हम मान लेते हैं कि हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है जिसके साथ हम शुरू कर रहे हैं, और a हमारी वो कंसंट्रेशन है आफ्टर सम टाइम t। तो ये आपका टाइम 0 पे है और ये आपका आफ्टर सम टाइम t है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल मतलब आफ्टर सम टाइम t, तो ये a हो जाएगा माइनस इनिशियल मतलब टाइम 0 पे a नोट इक्वल माइनस k tf फाइनल टाइम t माइनस 0 जिस पे से आपने शुरू किया था। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं a इक्वल माइनस के टी प्लस ए नोट। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैंने इसको इसलिए ऐसे लिखा है ताकि मैं आपको इसे स्ट्रेट लाइन की जो एक हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है मैथमेटिकल उसमें लिख के दिखा सकूं। बाकी अगर आपको किसी एग्जाम में भी पूछा गया है तो इसको रीअरेंज करके भी आपको दे सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब आपको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a नोट इक्वल a प्लस के टी, और आपको ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल a नोट माइनस के टी।
तो इतना आपको खुद ही उसमें देखना होगा कि आपको जीरो ऑर्डर के रिएक्शन को ही रीअरेंज करके लिखा गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आप इसको रटना नहीं है कि आप इसी को रट लो कि ये तो ऐसे ही दिखना चाहिए, इसको रीअरेंज करके प्लस माइनस करके कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि ये जीरो ऑर्डर का ही इंटीग्रेटेड रेट लो के बाद जो आपको कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जो एक रिलेशन मिलती है वो आपको यहाँ पे दी गई है। तो इसको मैंने इसलिए ऐसे लिखा है ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें, y इक्वल माइनस mx प्लस सी। ये आपका कांस्टेंट है, ये आप टाइम को x एक्सिस पे प्लॉट कर लेंगे और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आप y एक्सिस पे प्लॉट कर लेंगे, और ये आपका जो माइनस m है ये आपका है स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो आपका नेगेटिव है। तो इसमें अगर आपसे बोला जाए कि आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि यहाँ पे A है वर्सेस T का ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो ये आपका कैसे आएगा, ये आपका आएगा स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप के साथ। तो इसको आप ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। अब ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, तो अगर ये है ये आपका y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट का मतलब यहाँ पे x एक्सिस का जो आपका वेरिएबल है वो जीरो है, तो मतलब ये आपका टाइम जीरो है यहाँ पे, तो आप इसमें टाइम जीरो पुट कर लीजिए। अगर आप इसमें टाइम जीरो पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, तो योर a विल बिकम इक्वल टू a नॉट। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे आपकी जो कंसंट्रेशन है वो a नॉट है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन है, और यही हमने बोला भी था। फिर अगर इसमें आपसे x इंटरसेप्ट पूछा जाए तो आप x इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए आपको क्या करना होगा, a को जीरो पुट करना होगा। तो अगर आप a को जीरो पुट कर देंगे तो इसका मतलब आपका क्या आ जाएगा, kt इधर आ जाएगा, kt विल बी इक्वल टू a नॉट एंड योर t विल बी इक्वल टू a, kt विल बी इक्वल टू a नॉट एंड योर t विल बी इक्वल टू a नॉट बाय k। तो इस पॉइंट पे आपकी जो टाइम की वैल्यू है वो क्या है, a नॉट बाय k है। ये आपका x इंटरसेप्ट है। वैसे इसकी एज सच कोई केमिस्ट्री वाइज वैल्यू नहीं है, बट मैथमेटिकली कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि आप इसका x इंटरसेप्ट बताइए, तो x इंटरसेप्ट आपका हो जाएगा a नॉट बाई k। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर इसमें आपसे कोई ये पूछता है कि आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसे डिक्रीज होती है विद टाइम, तो आपको वो लिख सकते हैं पॉइंट्स में लीनियरली, एक्सपोनेंशियली, लोगरिथमिकली। तो आप इसमें साफ लिख सकते हैं कि आपकी जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कंसंट्रेशन है वो आपकी लीनियरली डिक्रीज करती है। हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या देखा था, कंपैरिजन अगर हम करें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने देखा था कि जो हमारी कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही थी। और एक चीज और, रेट की अगर हम इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे रेट तो आपका k ही है। जब हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखा था तो r इक्वल k a था, और a में हमने क्या पुट किया था, जो हमारा इंटीग्रेट करने के बाद आया था तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था। तो वहां पे आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपका रेट भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा था और आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही थी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपका जो रेट है दैट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, जो कि आपका कांस्टेंट है जब तक आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि रेट का रिलेशन शो कीजिए कि रेट कैसे वेरी करेगा टाइम के साथ, रेट वर्सेस टाइम, तो आप यहाँ पे एक ऐसे लाइन बना देंगे, बिकॉज योर r इक्वल्स टू k, मतलब टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रेट कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जनरली क्या होता है, जैसे बाकी आपकी जो रिएक्शंस होती हैं फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, उनमें क्या होता है कि जब आपने इनिशियली रिएक्शन शुरू की तो आपका रिएक्टेंट सबसे मैक्सिमम कंसंट्रेशन में था। जैसे जैसे आपकी रिएक्शन आगे प्रोसीड हुई, रिएक्टेंट आपका कंज्यूम होता रहा और प्रोडक्ट बनता रहा। अब जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है वैसे वैसे आपका रेट ऑफ दैट रिएक्शन भी डिक्रीज होता है, बिकॉज आपका जो रेट है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या खास बात है कि यहाँ पे आपका रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। तो भले ही जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की टाइम के साथ घटती रहेगी, बट आपका रेट हर पॉइंट पे सेम ही रहेगा। 0 सेकंड पे भी रेट k के इक्वल ही रहेगा, 10 सेकंड बाद भी रेट वही रहेगा, 50 सेकंड बाद भी रेट वही रहेगा, बिकॉज कंसंट्रेशन कुछ भी हो जाए रेट से उसको कोई फर्क नहीं है। रेट एक स्टेडी पेस, अपने कांस्टेंट पेस पे ही चलेगा, चेंज नहीं होगा।
तो रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ भी कई बार जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो ये लाइन बनेगी रेट की, दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब it will remain constant as during the progress of the reaction with time rate will be constant। तो ये दो ग्राफ हैं जो सबसे ज्यादा मेन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो इनसे आप कंपेयर भी कर सकते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का देखा था। अच्छा, एक चीज और है, अगर आपसे कोई पूछता है कि k की यूनिट्स क्या है, जैसे अभी तक हमने k की यूनिट्स की बात नहीं की, तो हमने ये वाली बात एक बार पहले की थी कि जो आपका रेट कांस्टेंट है उसकी जो यूनिट्स हैं वो डिपेंड करती हैं कि आपकी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। तो हमने थोड़ा सा डिस्कशन इस बारे में किया था, बट यहाँ पे अभी हम डायरेक्ट निकाल के देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका k है, ये मैं जीरो ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो आपका k जो है वो r के इक्वल है, मतलब रेट के इक्वल है मैथमेटिकली। और रेट की यूनिट्स की हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। रेट की यूनिट्स क्या होती है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो मतलब अगर हम कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टाइम हम सेकंड में कर रहे हैं, तो आपकी k की जो यूनिट्स होंगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो आपकी हो जाएंगी मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। अगर हम कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर और टाइम को सेकंड इनवर्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसे ही आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस नहीं किया था k की यूनिट्स, पर यहाँ पे अभी कंपैरेटिवली देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में आपका क्या था? r इक्वल k था। r की यूनिट्स हमको पता है, अगर मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, और k कंसंट्रेशन की यूनिट्स भी हम फिर मोल, लीटर इनवर्स भी करेंगे, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो k बचेगा दैट विल इक्वल टू सेकंड इनवर्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो आपकी रेट कांस्टेंट की यूनिट्स हैं वो आपकी सेकंड इनवर्स के इक्वल है। तो आप ऐसे ही किसी भी ऑर्डर ऑफ, कोई भी ऑर्डर आपको दे दिया जाए, आप उसकी k की यूनिट्स डायरेक्ट ये वाली रिलेशन जो रेट लो की आपकी रिलेशन है, सपोज आपको बोला जाए कि आपका जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो 3/2 है, तो उसके लिए k की यूनिट्स क्या होगी? तो आपको घबराना नहीं है, आप बस यहाँ पे इसको 3/2 कर देंगे। r की आपको पता है मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 3/2, और आप मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो आपको k की यूनिट्स उस रिएक्शन के लिए मिल जाएगी जिसका ऑर्डर 3/2 है। ठीक है, तो ये हमारी बात थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। अब इसमें आप एक चीज और समझिए, वैसे तो ये चीज हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, बट ये आपका थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। जैसे हमने ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ किया, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ से हमको कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में रिलेशन मिल गई। ऐसे ही हमने फर्स्ट ऑर्डर में किया था, तो हमको कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में रिलेशन मिल गई थी। अब हमने बात क्या की कि ये फायदा हमको क्या दे रहा है? तो फायदा हमको क्या मिल रहा है? जब हम किसी भी रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं, अब जब हम उसको स्टडी करना शुरू किए तो उस समय तो हमको नहीं पता कि इसका ऑर्डर क्या है, तो इसलिए जब हम उसे लैब में या किसी भी तरीके से स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको कैसे स्टडी कर सकते हैं? वही जो हमने बात की थी, या तो हम उसके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की स्टडी विद टाइम करेंगे। तो आपने कोई रिएक्शन लैब में स्टडी करनी शुरू की तो आपने उसका कंसंट्रेशन और टाइम स्टडी किया कि भाई इस टाइम पे ये कंसंट्रेशन है, फिर 5 सेकंड बाद ये हो गई, 10 सेकंड बाद ये हो गई, 50 सेकंड बाद ये हो गई, 100 सेकंड बाद ये हो गई। तो आपके पास एक कंसंट्रेशन और टाइम का आपके पास डेटा जनरेट हो जाएगा जब आप किसी भी रिएक्शन को लैब में करेंगे। सिमिलरली अब आप क्या कर रहे हैं? आपने मैथमेटिकली जो अपनी काइनेटिक्स की समझ बनाई है उसके अकॉर्डिंग आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को मैथमेटिकली स्टडी कर लिया, और आपको स्टडी करने के बाद उनके मैथमेटिकल फंक्शंस मिल गए कि भाई जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और जो आपका टाइम है वो ऐसे एक लीनियर अरेंजमेंट में है। जब आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते हैं तो उस समय आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और जो टाइम है वो आपका एक एक्सपोनेंशियल अरेंजमेंट में है। ऐसे ही आप फर्दर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए भी ऐसे मैथमेटिकल रिलेशंस निकाल सकते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम इनको यूज कैसे करें? एक तो हमने एक्सपेरिमेंटल डेटा पढ़ लिया जो हमने लैब में निकाला, वो हमारे पास डेटा जनरेट हो गया, और एक हमने मैथमेटिकल इक्वेशंस निकाल ली। तो कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटा होगा उसके प्लॉट्स बनाएंगे। जैसे हमने प्लॉट्स देखे हैं ना जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर में भी प्लॉट्स देखे थे, तो हम ये प्लॉट्स बनाएंगे और ये प्लॉट्स बनाने के बाद हम कंपैरिजन करेंगे कि जो हमने एक्सपेरिमेंटल डेटा रिकॉर्ड किया एक्सपेरिमेंट करके और उसके जो प्लॉट बनाए वो प्लॉट किस
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ मैच कर रहे हैं, तो आपके कुछ प्लॉट्स ऐसे बनेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के साथ मैच करेंगे, तो उससे हम डिड्यूस करते हैं कि भाई जो हमारी ये वाली रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। अगर हमने कोई डेटा रिकॉर्ड किया और डेटा हमारा ऐसे लीनियरली हमको लीनियर लाइन दे दे कंसंट्रेशन और टाइम की, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी ये वाली रिएक्शन है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फिर आप उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है, इस चीज को आप डेटा फिटिंग भी बोल सकते हैं। मतलब आपने क्या किया, एक डेटा निकाला और उस डेटा को जो आपके पास नॉन डिराइव्ड इक्वेशंस थी उन पर फिट करके देखा, तो जिस भी इक्वेशंस में वो फिट हो गया आपने उससे रिड्यूस किया कि मेरी रिएक्शन ये ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करती है। अब देखिए इतनी सारी रिएक्शंस हैं, हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि आपका डेटा फिट हो गया। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक बार आपने सपोज कोई रिएक्शन स्टडी करी और आपका जो डेटा आया वो ऐसा कुछ आया कि आपका जो रेट लॉ बना वो ऐसा बन गया R इक्वल के A टू द पावर 1.40, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्डर आपका 1.4 है। ऐसी रिएक्शंस में क्या होता है जो हम आगे पढ़ेंगे भी, कई बार क्या होता है, ये हम बात भी कर चुके हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम तक आपकी रिएक्शन सपोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपकी रिएक्शन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है। तो क्या होगा, आपने तो पूरा डेटा यहां से यहां तक का डेटा आपने तो एक साथ स्टडी किया, और जब एक साथ उसको स्टडी किया तो आपको रेट लॉ ऐसे फॉर्म का मिल गया। पर एक्चुअली में क्या था, एक्चुअली में ऐसा हो सकता था कि आपका रेट लॉ ऐसी फॉर्म का था कि एक पर्टिकुलर टाइम तक जो आपका रेट लॉ था वो फर्स्ट ऑर्डर में था, और फिर के डैश लिख लो, फिर वो सेकंड ऑर्डर में था। तो आपका एक्चुअल रेट लॉ ऐसा भी हो सकता है R इक्वल के प्लस के डैश ए स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है और फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है। पर जब आप होल डेटा को एक साथ स्टडी करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका रेट लॉ ऐसा है। तो ये चीजें जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे भी, कई रिएक्शंस हम होंगी खुद देखेंगे कि हाई प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर है, लो प्रेशर पे सेकंड ऑर्डर है, या फिर जीरो ऑर्डर है। जैसे जैसे हम आगे एग्जांपल स्टडी करेंगे उससे आपको आइडिया होता जाएगा कि रिएक्शन काइनेटिक्स में क्या क्या वेरिएशन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और ये तो हम पहले भी बात कर ही चुके हैं कि काइनेटिक्स में बहुत ज्यादा वेरिएबल्स हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। तो जैसे जैसे आप स्टडी करते हैं तभी आपको नया नया आइडिया होता रहता है कि क्या क्या चीजों से आप एनकाउंटर कर सकते हैं। तो हमने यूनिट्स की बात कर ली और सिग्निफिकेंस की बात कर ली कि जो हम ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, इनके डिफरेंट ग्राफ्स बना रहे हैं, तो उनका एक्चुअली प्रैक्टिकली यूज हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे डेटा कंपैरिजन, डेटा फिटिंग आप इसको बोल सकते हैं कि आप अपने एक्सपेरिमेंटल डेटा को फिट करके देखेंगे कि कौन से ऑर्डर काइनेटिक्स में वो आपका फिट हो रहा है और क्या काइनेटिक्स वो फॉलो कर रहे हैं। तो अब हम अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की बात करें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर में देखा था ना कि जो रेडियोएक्टिव डिके है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। तो ऐसे ही जीरो ऑर्डर जो आपकी रिएक्शंस हैं उसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। ये जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ओवर सम सरफेस, ओवर सम मेटल सरफेस, जैसे प्लेटिनम सरफेस पे जब आप अमोनिया का डिकम्पोजिशन स्टडी करते हैं तो उस समय आप ये पाते हैं कि आपका जो काइनेटिक्स फॉलो हुआ है वो आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है। जैसे कि आप सरफेस कैटालिसिस में भी देखेंगे, सरफेस कैटालिसिस की जब आप रिएक्शन स्टडी करते हैं तो उस समय भी आप ये पाते हैं कि आपका जो काइनेटिक्स है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो हो रहा है। कुछ हमारे शरीर में जो एंजाइम कैटालिसिस वाली रिएक्शंस होती हैं उनको भी जीरो ऑर्डर पाया जाता है। तो जीरो ऑर्डर में मेन चीज यही है कि आपका जो रेट है वो स्टेडी रहेगा। जैसे फर्स्ट ऑर्डर में आपकी मेन बात क्या थी कि आपका जो वहां पे हाफ लाइफ थी, टी हाफ था, दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे जीरो ऑर्डर में, यहाँ पे क्या खास बात है कि जो आपका रेट है वो आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। और ये आपके कुछ एग्जांपल्स थे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस इतनी ज्यादा नहीं पाई जाती हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं पाई जाती, पर ज्यादातर आप देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर है। पर जीरो ऑर्डर की भी अपनी सिग्निफिकेंस है। मेन सिग्निफिकेंस यही है कि उसका कंसंट्रेशन
पे डिपेंड नहीं करता है रेट। अब इसमें भी आप टी हाफ आराम से निकाल सकते हैं। आपके पास क्या एक्सप्रेशन आया था, आपके पास एक्सप्रेशन आया था a माइनस ए नोट इक्वल माइनस के टी, यह आपके पास एक्सप्रेशन आया था। अब इसमें भी अगर आपसे कोई पूछे कि हाफ लाइफ, मतलब जो आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन से आधा होने में कितना समय लगता है, जैसे कि हमने फर्स्ट ऑर्डर में देखा था, तो एट t इक्वल t हाफ योर a विल बी इक्वल्स टू a नॉट बाई 2, मतलब आपकी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो इनिशियल से आधी हो जाएगी। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, a नॉट बाई 2 माइनस a नॉट इक्वल माइनस के टी हाफ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस a नॉट बाई 2 इक्वल माइनस के टी हाफ, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो योर टी हाफ विल बी इक्वल टू a नॉट बाई 2k। तो अगर आपसे कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ पूछता है कि भाई कंसंट्रेशन जो आप जिस कंसंट्रेशन से आप शुरू करोगे उस कंसंट्रेशन से आधा होने में कितना समय लगेगा, तो इसमें आपको कितना लगेगा, a नॉट बाई 2k। तो आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि आपकी जो हाफ लाइफ है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर में आपकी डिपेंड नहीं कर रही थी। तो जनरली आप काइनेटिक्स में बेसिक लेवल पे ऐसे क्वेश्चंस पाएंगे जिसमें आपसे रेट कांस्टेंट की यूनिट्स कंपेयर करवा सकते हैं या फिर आपसे हाफ लाइफ कंपेयर करवा सकते हैं, आपको स्टेटमेंट दे सकते हैं कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, तो आपको बोलना है फॉल्स बात है क्योंकि जीरो ऑर्डर में तो आपका रेट कांस्टेंट रहता है। तो ऐसे ही आपको एक्सप्रेशन दे सकते हैं। तो ये आइडिया अगर आपको होगा तो आप उन स्टेटमेंट्स में से ट्रू फॉल्स बता सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस के भी आंसर दे सकते हैं जिसमें आपसे हाफ लाइफ के बारे में पूछा गया हो। हाफ लाइफ से कई बार मैथमेटिकली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आपको सब डेटा दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि हाफ लाइफ निकालो, या आपको हाफ लाइफ दे देंगे, के दे देंगे और बोलेंगे कि आपने किस इनिशियल कंसंट्रेशन से शुरू किया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो कुछ भी आपको रीअरेंज करके पूछ सकते हैं। और जो एक हमने लास्ट में चीज पढ़ी थी फर्स्ट ऑर्डर में, टाइम कांस्टेंट, जिसको हमने लिखा था टाउ। टाउ क्या था, वो टाइम जब आपकी कंसंट्रेशन ए नॉट बाई ई हो जाती है, मतलब 1 बाई ई हो जाती है इनिशियल कंसंट्रेशन का। वैसे जो टाइम कांस्टेंट वाला जो एक कॉन्सेप्ट है ये जनरली फर्स्ट ऑर्डर में ज्यादा वैलिड होता है, क्योंकि वहां पे हमने देखा था कि जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू थी वो 1 बाई के इक्वल आई थी। ये हमने एक पोल भी पूछा था, तो वहां पे 1 बाई के इक्वल थी, तो वो कांस्टेंट थी, तो इसलिए वहां पे टाइम कांस्टेंट जो हमारा एक पैरामीटर है इसकी ज्यादा सिग्निफिकेंस बनती है। पर जीरो ऑर्डर में भी अगर आपसे कोई मैथमेटिकली पूछता है कि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगी, तो जैसे आपने हाफ लाइफ के किया है सेम आप a नॉट बाई ई करके इसमें पुट कर दोगे तो आपके पास टाउ की वैल्यू जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी आ जाएगी। तो ये कुछ बात थी जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इंटीग्रेटेड रेट लॉ के रिगार्डिंग बहुत जरूरी है और जो हमने पढ़ी, इसका ग्राफिकल डिस्कशन देख लिया और मैथमेटिकली कैसे इसमें हेर बदल हो सकती है वो भी हमने देख लिया। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट में जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में डिस्कस करूंगा वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो कई बार आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और हमने भी उसे पहले पोल्स में पूछा है, तो वो एक बार हम डिस्कस करेंगे और फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो इसमें क्या है आपका क्वेश्चन इसमें आपका है कि जो आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं ये कहा जाता है कि दे आर मल्टी स्टेप। हमने कई बार पोल में भी पूछा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर सिंगल स्टेप और मल्टी स्टेप, तो इसका आंसर क्या आता है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं दे विल ऑलवेज बी मल्टी स्टेप। ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं कि भाई कुछ ही हैं जो मल्टी स्टेप हैं, कुछ हो सकता है सिंगल स्टेप में ही हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अब इसका हम थोड़ा लॉजिकली रीजन समझने की कोशिश करते हैं जिससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। आपने देखा होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ चीज स्टडी की थी, मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ी थी, ठीक है, ऑर्डर पढ़ा था, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा था, फिर हमने क्या बोला था कि भाई जो हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं वो हमारी
रिएक्शन मैकेनिज्म में एक से ज्यादा स्टेप्स रखती हैं, और कुछ हमारी होती हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस में क्या आता है, जो सिंगल स्टेप होती हैं उसी सिंगल स्टेप में उनकी मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर बराबर होता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं उनमें मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर इक्वल नहीं होता। तो आप इसी से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्यों बोला जा रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आपकी मल्टी स्टेप हैं। आप एग्जांपल लीजिए, सपोज आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है कोई, और वो आपकी हम बोल रहे हैं कि मल्टी स्टेप नहीं है, सिंगल स्टेप है। तो सिंगल स्टेप होने का मतलब क्या है कि ए से शुरू हुई बी बन गया, और हम बोल रहे हैं कि भाई ये जीरो ऑर्डर है, और हम कह रहे हैं कि भाई सिंगल स्टेप है। ठीक है, अब सिंगल स्टेप होने का मतलब क्या हुआ कि बस जैसी ये दिख रही है वैसी ही है, इसके अंदर कोई रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं है, कोई हिडन स्टेप्स नहीं है। ए से बी गया, रिएक्शन हो गई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सिंगल स्टेप। अब आप देखेंगे जब ये ऐसे ही है, इसमें कोई हिडन रिएक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शंस है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलैरिटी इक्वल ऑर्डर। अब जब आपने यहाँ पे ए से शुरू किया है तो इसकी कुछ ना कुछ तो मॉलिक्युलैरिटी होगी। अब जैसे सपोज इसकी मॉलिक्युलैरिटी है 1, अब अगर इसकी मॉलिक्युलैरिटी है 1 और ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर भी क्या होगा, इसका ऑर्डर भी 1 होगा। लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि भाई ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री हो और एलिमेंट्री में मॉलिक्युलैरिटी 1 हो और इसका ऑर्डर 0 हो जाए, बिकॉज एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलैरिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू ऑर्डर। ये हमेशा ट्रू रहेगा कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आपका मॉलिक्युलैरिटी और आपका ऑर्डर सेम रहेगा। अब अगर ये सिंगल स्टेप है और हम इसका बोल रहे हैं जीरो ऑर्डर, तो इसका मतलब है अगर ये बात सच है कि जीरो ऑर्डर है, तो इसका मतलब इसकी मॉलिक्युलैरिटी भी जीरो होनी चाहिए, और मॉलिक्युलैरिटी जीरो होने का मतलब ये है कि आपका रिएक्टेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ये रिएक्टेंट आपका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मॉलिक्युलैरिटी जीरो होने का साफ मतलब ये है। अब अगर रिएक्टेंट ही नहीं है तो रिएक्शन क्या होगी, तो इसीलिए आप साफ लॉजिकली भी बोल सकते हैं कि जो आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं दे कैन नॉट बी सिंगल स्टेप, दे विल ऑलवेज बी मल्टी स्टेप। मल्टी स्टेप्स में होंगी, उनका कोई रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, फिर आप क्या पाएंगे, हर स्टेप की अपनी मॉलिक्युलैरिटी होगी। वो बात तब सच हो जाएगी अगर उसकी 2-3 स्टेप्स हैं। हर स्टेप का अपना ऑर्डर भी होगा, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, पर जो आपका ओवरऑल ऑर्डर आपका रिएक्शन का निकल के आएगा दैट विल बी जीरो। तो इसीलिए जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है वो आपकी मल्टी स्टेप होगी, दे विल बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, दे विल फॉलो अ पर्टिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म। फिर उनके रिएक्शन मैकेनिज्म के स्टेप्स होंगे, उनके अलग अलग ऑर्डर्स होंगे, और उन ऑर्डर्स का कॉम्बिनेशन जो आपका होगा दैट विल बी जीरो। इसीलिए उन पर्टिकुलर रिएक्शंस को जीरो ऑर्डर बोला जाता है। तो ये एक क्वेश्चन है जो जनरली इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसकी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अभी हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन को इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ी है, और हमने ये भी देख लिया है कि व्हाई जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर मल्टी स्टेप। So that's all for this video. Thank you so much for watching this video.